Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about the dawn of modern culture in Europe and India. This is class 9th history's first chapter. I have already discussed about geography first and second chapter of class 9th. So you move to description box and learn geography's videos. So today's classes I will start. देखो ये द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया ये क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा ये पहले समझना होगा। तो पहले देखो ये समझना होगा कि हम लोगों का जो हिस्ट्री है तीन पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट क्या क्या है मैं पहले बताऊंगा, अच्छे से सुनो। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मीडियावल हिस्ट्री और देन मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोगों को इस क्लास में स्टडी करेंगे अर्ली मॉडर्न एज। मीडियावेल का लास्ट एज के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न एज का फर्स्ट एज के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली मॉडर्न एज यानी कि मॉडर्न एज के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न एज का स्टार्टिंग पॉइंट में क्या क्या था वो हम लोगों को पढ़ना होगा। दैट्स क्लियर। लेट्स स्टार्ट। द कंट्री दैट रूल्ड इन इंडिया बिफोर 1947। 1947 के टाइम इंडिया का रूल कैसा था? 1947 से पहले इंडिया का रूल कैसा था ये पढ़ना होगा इस क्लास में हम लोगों को। और क्या है देखो, द कंट्री हुज कैपिटल इन पेरिस। अब देखो पेरिस किस कंट्री का कैपिटल है? पेरिस है फ्रांस का कैपिटल। पेरिस है फ्रांस का कैपिटल। तो इसके बारे में भी पढ़ना होगा हम लोगों को। फिर क्या है देखो, ए कंट्री विल एन एंशिएंट सिविलाइजेशन वेयर फेमस फिलोसोफर सच एज सोक्रेटिस एंड प्लूटो। सोक्रेटिस और प्लूटो के बारे में भी स्टडी करना होगा। जिन लोगों का घर कहाँ पर है? घर है ग्रीस में। सोक्रेटिस और प्लेटो का घर है ग्रीस में। तो ग्रीस के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। और देखो, ए कंट्री दैट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय मेडिटेरेनियन सी। ऐसा एक कंट्री जिसका तीन साइड में मेडिटेरेनियन सी है, ऐसा कंट्री है। जैसे देखो स्पेन है ऐसा कंट्री, स्पेन है ऐसा कंट्री, और क्या है? स्पेन, फ्रांस। तो ये सब कुछ यानी कि ये सभी यूरोप कंट्रीनेंट का कंट्री है। यूरोप कंट्रीनेंट का कंट्री के बारे में हम लोगों को स्टडी करना होगा। और देखो और क्या बोले हैं, उस कैपिटल मॉस्को। मॉस्को किसका कैपिटल है? रसिया का। तो मॉस्को के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न एज एंड बिफोर। मॉडर्न एज और मॉडर्न एज के पहले क्या था ये पढ़ना होगा। तो देखो ये समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा इस जगह में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या है? तो देखो ये यूरोप कंटिनेंट में और इंडिया में ये जो मंथ, ईयर, डे ये सब कुछ कैलकुलेट करने का जो तरीका है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने का जो तरीका है ये सभी सेम था। इसीलिए वो ये कॉमन एरा इसीलिए यूज़ किया गया है, कॉमन एरा। देखो, व्हाइल ईच कम्युनिटी और रीजन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम, टुडे ऑल कंट्रीज द वर्ल्ड ओवर हैव एडॉप्टेड ए कॉमन मेथड। वर्ल्ड में अभी देखो एक मेथड यूज़ कर रही है, कॉमन मेथड। सभी जगह में डेट टाइम कैलकुलेट सेम कर रही है, यानी कि कॉमन है। तो देखो दिस इज कॉल्ड कॉमन एरा। इसी को बोल रही है कॉमन एरा, यानी कि डेट टाइम ये सब कुछ कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अभी सेम है, यानी कि इक्वल है। इसीलिए बोल रही है कॉमन एरा। अब देखो 14 से 18 सेंचुरी के बीच में, 14 से 18 सेंचुरी के बीच में जो चेंजेस हुआ था इसी को बोलते हैं रेनेसांस, यानी कि पुनर्जागरण। अब बताऊंगा पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण यानी कि जो अंधविश्वास में जितने सारे लोगों का विश्वास था, अंधविश्वास में विश्वास था, अंधविश्वास से बाहर निकलने का जो तरीका है उसी को बोल रही है पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागृत होना। तो देखो ये हुआ था 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी, दे आर कॉल्ड रेनेसांस। 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक ये चेंज हुआ था। तो क्या क्या चेंज हुआ था देखो, द चेंजेस वर मैनी बट वी शैल डिस्कस ओनली कल्चरल, यानी कि सामाजिक, रिलीजियस यानी कि धर्म का चेंज हुआ था, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक। तो कल्चरल, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल का जो चेंजेस हुआ था 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, इसी को बोल रही है रेनेसांस। इसी को बोल रही है रेनेसांस। द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंज, द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंज। अब देखो ये जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज होने का, ये तो चेंज तो हुआ है, ये चेंज होने का फैक्टर क्या क्या है? ये चेंज होने का फैक्टर क्या क्या है? तो देखो फर्स्ट फैक्टर है ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। ट्रेड और अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो सभी पीपल का चेंजेस हुआ है,
तो क्या क्या चेंजेस हुआ देखो ट्रेड और अर्बनाइजेशन में। अर्बन मीन्स पहले समझना होगा, अर्बन मीन्स शहर। जब देखो शहर डेवलप्ड हुआ तब उसी जगह का और भी सब कुछ डेवलप्ड हुआ, यानी कि पीपल का जो डेली लाइफ है वो भी डेवलप्ड हुआ, या और देखो लाइफस्टाइल भी डेवलप्ड हुआ। तो ये किस जगह में हुआ था ये भी देखना है। ये हुआ था यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में। तो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में अर्बन यानी कि शहर का इंक्रीज होने की वजह से उस जगह में जो डेवलप्ड हुआ था उसी को बोल रही अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बन को इंक्रीज करना, आगे बढ़ाना, इसी को बोल रही अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन की वजह से उसी जगह का लाइफस्टाइल चेंज हुआ था और जो डेली लाइफ है वो भी चेंज हुआ था। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रही है। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रलाइज स्टेट। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रलाइज स्टेट। अब देखो सेंट्रलाइज स्टेट इस सिचुएशन में अभी देखो प्रेजेंट टाइम में सेंट्रलाइज स्टेट नहीं है। सेंट्रलाइज स्टेट पहले था, 14वीं सेंचुरी के टाइम था, अभी नहीं है। तो देखो सेंट्रलाइज स्टेट में क्या बोल रही है, एक राजा, कोई भी एक राजा अपना साम्राज्य को अपने आप डेवलप करते हैं, लेकिन वो दूसरे की जगह के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे देखो विजयनगर एंड द मुगल डायनेसिटी अपना साम्राज्य के बारे में यानी कि अपना डायनेसिटी के बारे में सोचते हैं और अपने एरिया को, जैसे देखो ये मुगल डायनेसिटी है, अपने एरिया को डेवलप कर लिया, लेकिन और जो चारों तरफ और जो एरिया है उसी को डेवलप नहीं करते हैं। इसी को बोल रही है सेंट्रलाइज स्टेट, यानी कि सेंटर ऑफ स्टेट, यानी कि सेंटर बेस्ड डेवलप्ड होता है, सेंटर बेस्ड डेवलप करता है और चारों तरफ डेवलप नहीं करता है। इसी को बोल रहे सेंट्रलाइज स्टेट, जो 14वीं सेंचुरी के टाइम था। देखो मैनी स्ट्रॉन्ग किंगडम were established in France, Spain, England as well, apart from several similar kingdom in Italy। जैसे देखो इन राजा लोगों ने किया था, बहुत जगह को कब्जा कर लिया था और उसी जगह को डेवलप किया था और दूसरी जगह को डेवलप नहीं किया था। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है, द एमर्जेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। द एमर्जेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। अर्बन मिडिल, पहले देखो हम लोगों को समझना होगा दो ही क्लास था 14वीं सेंचुरी के टाइम, दो ही क्लास था, एक था अपर क्लास और एक था लोअर क्लास। ये देखो लोअर क्लास में जो लोग बिलोंग करते हैं, इन लोगों का जो चेंजेस आया है, इन लोगों को चेंजेस आने के बाद ये लोग मिडिल क्लास में ट्रांसफर हो गए। तो किसकी वजह से चेंज आएगा ये देखो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस वाइड एक्सपेंशन मेड द मिडिल क्लास लुक एट द एवरीथिंग हैपेंड अराउंड देम विथ ए मोर क्रिटिकल आई। The people were not afraid to criticize their religious leader and the rule. Education played ये अच्छे से देखो, education played a big role in shaping them. To be educated was not just becoming literate. People needed to have a wide gap literacy knowledge to perform their job well. अब देखो लोअर क्लास में जो लोग बिलोंग करते हैं, इन लोगों का एडुकेशन की वजह से, ये लोग एडुकेशन की वजह से डेवलप्ड होने लगा। और देखो एडुकेशन, फर्स्ट पॉइंट एडुकेशन की वजह से ये लोअर क्लास और एक क्लास में बिलोंग करने लगा। उसी क्लास का नाम है मिडिल क्लास। अब देखो द रेनेसास तो मैं बताया हूँ, रेनेसास मीन्स पुनर्जागरण यानी कि पुनर्जागृत होना। जैसे देखो अंधविश्वास में ज़्यादा लोग विश्वास करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, साइंस के थ्रू चलना आया। जब साइंस के थ्रू सभी लोगों ने चलने लगा, उसी टाइम के बाद डेवलपमेंट भी और आगे बढ़ा और अर्बनाइजेशन भी आगे बढ़ा। ठीक है, तो देखो ये अच्छे से सुनो। मोस्ट ऑफ द लैटिन एंड ग्रीक क्लासिक्स फोकस्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन लाइफ। ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन साहित्यिक लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा। सो द मेन एरिया ऑफ स्टडी एंड इंक्वायरी विथ पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिलोसॉफी, लॉ, सिविलिटी, नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड। ज़्यादातर लोग स्टडी करने लगा। किस चीज़ के ऊपर स्टडी करने लगा, पॉलिटिक्स के बारे में, एथिक्स यानी कि नीति के बारे में, फिलोसॉफी यानी कि दर्शन के बारे में, लॉ यानी कि कानून के बारे में, सिविलिटी और नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करने लगा। यानी कि जो रियल वर्ल्ड में है उसी के बारे में ज़्यादातर लोग स्टडी करने लगा। सिंस दिस स्टडी वॉज फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, और ये समाज की मंगल के लिए होने लगा। एज इट वॉज नोन एज ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटीज। इसी को बोलते हैं मानवतावाद, यानी कि मानव कल्याण के लिए काम करना, इसी को बोलते हैं मानवतावाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, ह्यूमनिज्म इन यूरोप।
अब देखो यूरोप में ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद आने लगा, यूरोप में भी मानवतावाद आने लगा। किसका हाथ से आया है मानवतावाद? अच्छे से देखो, यूरोप में जो मानवतावाद, यूरोप में मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म स्टार्ट किया था। यूरोप में मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म स्टार्ट किए हैं किसने? फ्रांसिस्को पैट्रिक ने, फ्रांसिस्को पैट्रिक ने। इसीलिए फ्रांसिस्को पैट्रिक को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म माना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। देखो फ्रांसिस्को पैट्रिक ने पहले क्या किया? फ्रांसिस्को पैट्रिक ने पहले बहुत सारे वर्ल्ड में जितने सारे लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया। He began studying Latin classics to understand more about language and its use। और उन्होंने पढ़ा कैसे ये लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। He found that the ancient text not only helped him to learn how to use language correctly but also how to think critical, understand the world better। उन्होंने क्या बता रही है देखो, फ्रांसिस्को पैट्रिक को माना जाता है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, और फ्रांसिस्को पैट्रिक ने बता रही है अगर तुम लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाओगी, लैंग्वेज को अगर अच्छे से समझ जाओगी तो तुम वर्ल्ड को भी और अच्छे से समझ पाओगी। और एक नाम है 1439 में। अब देखो 1439 में गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन किया यानी कि बनाया प्रिंटिंग प्रेस। 1439 में गुटेनबर्ग ने बनाया, जोहान्स गुटेनबर्ग ने बनाया प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद एक कॉपी और 100 कॉपी में ट्रांसलेट होने लगा, यानी कि और इजी होने लगा। ठीक है। और देखो और एक इंपॉर्टेंट नाम है एरास्मस, एरास्मस ने क्या किया? देखो एरास्मस ने द वेल नोन डच ह्यूमनिस्ट एरास्मस स्टडीड द राइटिंग ऑफ अर्ली ग्रीक क्रिटिशियन एज वेल एज ओरिजिनल ग्रीक बाइबल। अब देखो एरास्मस ने क्या किया? एरास्मस ने ओरिजिनल ग्रीक बाइबल के बारे में स्टडी किया। अब देखो ओरिजिनल ग्रीक बाइबल जब उन्होंने स्टडी किया, ओरिजिनल ग्रीक बाइबल स्टडी करने के बाद उसे पता चला जो बाइबल यूज़ किया जाता है चर्च में, उस चर्च का जो हेड है, चर्च का हेड कौन है? चर्च का हेड है पोप लोगों ने क्या किया? अब देखो जो बाइबल है, बाइबल में पोप लोगों का अच्छाई के बारे में भी लिखा है और बुराई के बारे में भी लिखा है। तो पोप लोगों ने क्या किया? बाइबल का जो एरर है यानी कि जो गलत है बाइबल में उन लोगों के बारे में जो गलतियाँ लिखा है उसको मिटा के उन लोगों के अच्छाई के बारे में लिख दिया। तो देखो एरास्मस ने ओरिजिनल ग्रीक बाइबल को स्टडी किया। ओरिजिनल ग्रीक बाइबल को स्टडी करने के बाद उसे पता चला ये जो बाइबल अभी चल रही है पोप लोग चला रही है, ये जो बाइबल पोप लोग अपने चर्च पर चला रही है, ये बाइबल गलत है। और पोप लोगों ने जो बाइबल में एरर था, बाइबल इंटू लैटिन हैड मैनी एरर, यानी कि बाइबल में जो एरर यानी कि जो देखो फॉल्ट था बाइबल में, उसी फॉल्ट को चेंज करके पोप लोगों ने उन लोगों के अच्छाई के बारे में लिख दिए हैं। तो देखो एरास्मस ने क्या किया? एरास्मस ने एक बुक लिखा। एरास्मस ने सभी लोगों के पास ये बात पहुंचाने के लिए कि बाइबल में जो चर्च का जो पंडित लोग यानी कि पोप जो बाइबल पढ़ाते हैं वो गलत है, ये समझाने के लिए एक बुक लिखा था। सभी लोगों के पास ये बात पहुंचाने के लिए एक बुक लिखा था, इन प्रेसी ऑफ फॉली बुक के थ्रू उन्होंने सभी लोगों को बताया है कि चर्च में जो बाइबल चल रही है ये गलत है। फिर देखो इस जगह में नाम आएगा चैसेंद्र फैडेल ने क्या किया? देखो चैसेंद्र फैडेल सी बिलीव्ड दैट द वोमेन, ये एक महिला थी। देखो चैसेंद्र फैडेल ने क्या बताया? चैसेंद्र फैडेल ने बता रही है ये जो महिला लोगों को सभी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए, लेकिन चैसेंद्र फैडेल ऐसा ही फर्स्ट महिलाएं है जो फर्स्ट कदम उठाए थे पुरुषों के खिलाफ। जो मेल सेंट्रिक सिस्टम था, ये सिस्टम को तोड़ा था चैसेंद्र फैडेल ने। चैसेंद्र फैडेल ने। फैडेल फेल्ट दिस वाज बैरियर, ये जो बैरियर था ये बैरियर को तोड़ा था चैसेंद्र फैडेल ने।
Another famed humanist was the Italian Niccolo Machiavelli। अब देखो मैकियावेली किस लिए फेमस है। मैकियावेली एक बुक लिखा था द प्रिंस, एक बुक लिखा था मैकियावेली द प्रिंस। ये बुक पॉलिटिक्स के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है, पॉलिटिक्स के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। और उन्होंने बताया किसी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए, किसी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए उसी कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्लास अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा इन इंडिया के बारे में। सो थैंक यू।